गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिन से इधर 10-15 दिनों में गैपिंग हो गई है बीच में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ अनदर प्रॉब्लम थी, तो मैं कुछ वीडियोस नहीं ला पाई। बट आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज उन सभी के लिए है जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो आई थिंक जनवरी या फेब तक होगा। और उनके लिए भी है जो 2022 का प्रीलिम्स देंगे और उसके बाद जो मेंस की तैयारी करेंगे। तो ऑफ़ कोर्स जो 2022 का मेंस होगा वह जनवरी फरवरी तक होगा, तो अभी तो वो मेंस के लिए तैयारी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स जिनका क्लियर नहीं हुआ है, तो वो साथ में नोट्स यानी सिनॉप्सिस नोट्स बनाते चलें। क्योंकि आपको पता होगा कि जो एमपीपीएससी का पेपर होता है वो 6 दिन कंटिन्यू होता है, मतलब मंडे टू सैटरडे होता है, एकदम 6 दिन। मतलब अभी जो मैंने लास्ट टाइम दिया था तो एक दिन का भी, संडे का भी गैप नहीं मिला था। और 6 दिन इतने बड़े बड़े जीएस के पेपर होते हैं कि आप अगर नोट्स ना बनाओ तो इम्पॉसिबल है कि उनको रिवाइज कर सको। जैसे मेरी क्या गलती थी कि मैंने थर्ड पेपर के नोट्स कुछ यूनिट्स के तो बनाए थे, बट कुछ यूनिट्स के मैंने नहीं बनाए थे। जो ब्रॉड टॉपिक हो गए, जैसे बायो हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स, तो इन सब के नोट्स मैंने नहीं बनाए थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और थर्ड पेपर तो सबका ही बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था, मतलब मेरा तो अच्छा नहीं गया बिल्कुल भी। बाकी 5 पेपर बहुत अच्छे हुए थे, थर्ड पेपर अच्छा नहीं हुआ था। तो मैं अभी थर्ड पेपर पे ही वर्क कर रही हूँ, अपना जो जितना भी इनपुट है वो थर्ड पेपर को दे रही हूँ। तो और मैं नोट्स बना रही हूँ साथ में सिनॉप्सिस। मेरा ये टारगेट है कि अभी लगभग अक्टूबर मिड तक मेरा ये जो थर्ड पेपर का नोट्स है वो मतलब बन जाए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे नोट्स को बना सकते हो। अगर 15 पेजेस हैं एक टॉपिक का, कोई आप सोर्स पढ़ रहे हो किसी बुक से या फिर किसी एकेडमी के नोट से, तो आप उसको 5 पेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 4 पेज में, 6 पेज में, है ना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ। सारे टॉपिक्स तो नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। क्योंकि ना सफलता का जो एमपीपीएससी या फिर कोई भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी है पीएससी, अगर लेवल आपको मेंस क्लियर करना है तो सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप भैया सबसे पहले उसको रिवीजन करो, पढ़ाई करो। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लो, और जब 1 महीने बचे तो सिर्फ और सिर्फ अपने नोट से रिवीजन करिए, और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत लोग भटकते हैं, लाइक जो एमपीपीएससी वाले हैं वो क्या करते हैं कि कभी निर्माण की बुक ले लिए, तो कभी रक्षा एकेडमी के नोट्स ले लिए, तो कभी दृष्टि आईएएस की ले लिए, कभी कुछ ले लिए। तो आप एक नोट्स को बनाइए, और अब नोट्स बनाते टाइम क्या करो कि थोड़े थोड़े ना जगह, जैसे एक टॉपिक हो गया लाइट प्रकाश हो गया, आप उसके बाद एक पेज का, ज़्यादा नहीं, एक पेज का वैल्यू एडिशन के लिए आप जगह छोड़ दो और नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव कर सकते हो। अब अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप एक बुक से पढ़ने के बाद, उसका नोट्स बनाने के बाद, रिवाइज करने के बाद और टाइम है, तो आप अदर सोर्स से लाके आप वैल्यू ऐड कर दो। करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये यहाँ पे ऐड हो सकता है, तो आप लाके यहाँ पे ऐड कर दो। तो बस एक ही सोर्स पे मतलब आप लोग टिके रहिए, ये नहीं कि आप इधर से भी पढ़ रहे हैं उधर से भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नोट्स कैसे बनाना है प्रॉपर। 1 सेकेंड। यहाँ पे मैंने प्रकाश, लाइट आपको दिख रहा होगा, ये प्रकाश है ना, प्रकाश टॉपिक पे बनाया हुआ है। तो आपको करना है क्या है कि अब चूँकि पहले सबसे पहले तो सिलेबस खोल के रखना है। तो प्रकाशीय तरंगे क्या होती हैं, शॉर्ट में लिख लिया कि वे ऐसी तरंगे होती हैं जो केवल निर्वात में चलती हैं, यानी उन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठोस, गैस, लिक्विड, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, वो निर्वात में चल सकती हैं और प्रकाश के चाल से ही चलती हैं। और जब वो प्रकाश में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वेग में परिवर्तन होता है, केवल वेग में। मतलब आपको एक एक लाइन में शॉर्ट में लिख देना है यहाँ पे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, प्रकाशीय तरंगे क्या हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। आप तो शॉर्ट में लिखो, कीवर्ड्स लिखो, और फिर उनको आप सेंटेंस तो फॉर्म कर ही लोगे अगर, क्योंकि नोट्स से पढ़ने के बाद ही तो आपने नोट्स बनाया है ना, तो आप तो बाद में सेंटेंस फॉर्म कर लोगे। तो जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, निर्वात में चलती हैं, कितने प्रकाश की चाल से चलती हैं, वो प्रकाश की चाल क्या होती है ये भी लिख लिया आपने, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की गति से गमन करती हैं। और ये भी लिख लिया कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वेग में परिवर्तन हो गया है। अगर आपके 3 मार्कर में आया कि प्रकाशीय तरंगे, बस इतना ही लिख के आया, आप इतना लिख देंगे, आपको 3 आउट ऑफ 3, बहुत हुआ तो 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है।
अब प्रकाश की प्रकृति जो होता है, प्रकाश का नेचर वो दो रूप में पाया जाता है। एक तो तरंगों की तरह प्रकाश पाया जाता है और एक कणों की तरह। तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीधे सीधे 3 मार्कर में देखते होंगे आ जाता है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति किसने दिया। आपको सिर्फ लिखना है हाइगेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति किसने दिया, तो आपको सिर्फ लिखना है हाइगेंस। इवन आपको ये भी नहीं लिखना है कि प्रकाश की तरंग की गति फलाने ने दिया। आपको सिर्फ हाइगेंस लिख के आना है, वन वर्ड में आंसर लिख के आना है और आपको थ्री नंबर मतलब 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो फिर इन्होंने तरंग के सिद्धांत के आधार पर क्या क्या मतलब कि इनके गुणों को समझाया है, ये लिख दिया। फिर ये हाँ, ये गुण होते हैं प्रकाश की तरंग की प्रकृति के आधार पर। ये विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये इतने गुण होते हैं और ये गुण नहीं होते, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव ये नहीं पाया जाता है। ये सब हमने शॉर्ट में लिख दिया। अब ये तरंग की प्रकृति हो गई, ये कण की प्रकृति हो गई। कण की प्रकृति को किसने दिया है? आई थिंक हाँ, आइंस्टीन ने दिया है। और इन्होंने बताया है कि जो प्रकाश होते हैं छोटे छोटे बंडल्स में यानी पैकेट्स में गमन करते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। अब प्रकाश, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, वही सब आ गया। ये देखो आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम टाइप बनाया है कि जो किरण प्रकाश की जो न्यूटन ने दिया है उसके जो गुण होते हैं ये परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। एवं जो तरंग प्रकाश की के गुण होते हैं, गुण यहाँ पे कॉमन हो गया, आपके वर्ड बच गए, पेज बच गए। ये गुण हो गए 3 किरण के और ये गुण 3 हो गए व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इनके तरंग प्रकाश की, है ना। तो ऐसे आपको नोट्स बनाना है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो और उसका डायग्राम लिख लो, नेल्स का नियम लिख लो बस। देन है आपतन कोण। आपतन कोण की आप परिभाषा लिख लो कि आपतित किरण व अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। कहलाता लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप बस इतना समझ लो कि होता है कि आपतन कोण। तो आपतित किरण व अविलंब के बीच का कोण, है ना। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं चित्र में, ION, चित्र मतलब जहाँ भी आपका बना है तो वो आपतन कोण हो जाएगा। परावर्तन कोण ऐसे ही लिख लो, परावर्तन के नियम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था, ये लास्ट टाइम शायद लास्ट ईयर किसी में आया था, परावर्तन के नियम क्या होता है। तो आप इस तरीके से ना, ये 3 मार्कर में आए तो आप ऐसे आंसर भी डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख सकते हो। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम है, ये पहला है। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। और ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। परावर्तन के प्रकार, एक नियमित परावर्तन होता है, एक अनियमित परावर्तन होता है। अब इनके गुण लिख दो कि जो नियमित परावर्तन होता है वो समतल सतह पर होता है, जैसे दर्पण हो गया। और जो अनियमित होता है वो खुरदरी सतह पर, जैसे दीवार, कागज पर हो गया। इनके जो और गुण हैं बाकी के कि ये आपस में समानांतर होते हैं, अनियमित आपस में समानांतर नहीं होते हैं। ये देखो, ये डायग्राम हो गया नियमित का, आपस में ये समानांतर है ना ये। और जो अनियमित है ये देखिए आपस में समानांतर नहीं है, कहीं भी जिगजैग आ जा रहे हैं। तो फिर ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आप एक एग्जाम्पल दो और डेफिनेशन लिख दो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक वास्तविक, एक आभासी। बस ऐसे ही करके लिखना, आपको ज़्यादा इसमें करना नहीं है कि एकदम डीप में बहुत ज़्यादा। इससे डीप क्या जाओगे, इससे डीप क्या पूछ सकता है मेंस में। प्रीलिम्स में हो तो एक बार सोचा जा सकता है, बट मेंस में तो एकदम फिक्स फॉर्मेट है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हाँ, डायग्राम का तो मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डायग्राम आप ज्योग्राफी में, इवन हिस्ट्री में आप जहाँ यूज कर सकते हो, मैपिंग वगैरह। फिजिक्स में तो चलो डायग्राम होते ही हैं, केमिस्ट्री में आप फार्मूलाज वगैरह यूज कर सकते हो। और मतलब जहाँ जहाँ भी आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़े आप बिल्कुल वहाँ पे हिचकना मत डायग्राम बनाने से। देन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, एक मिनट। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, जैसे अब हम जो जब कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह सीधा, आभासी और वस्तु के आकार का होता है। बट मैंने नोट्स में कैसे बनाया है कि बनने वाला प्रतिबिंब एक सीधा होता है, एरो बना के, आभासी होता है वस्तु के आकार का। इससे आपके स्पेस भी बच गया और मतलब एक डायग्राम टाइप बन गया, तो आपको इमेज वो हमेशा माइंड में रहेगा। और
प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात P है तो ऐसे करके वो Q टाइप में लिखेगा, है ना। तो ये सारे इनके गुण हो गए। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम वगैरह बनाया है इस तरीके से, तो आपको देख लेना है कि आप जहाँ पे जैसे भी हो, ये सारे मतलब ये गुण हैं, है ना। फिर ये गोलीय दर्पण आ गया। यहाँ पे समतल दर्पण के उपयोग है, 4-5 पॉइंट में लिख लो क्योंकि 5 मार्कर में आ सकता है। गोलीय दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ये सारी डेफिनेशंस और उनके साथ में डायग्राम बना लिया। फिर कुछ परिभाषाएं, जैसे द्वारा अपार्चर क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के सिरे के बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा ही द्वारा कहलाती है। एक्स वाई चित्र में प्रदर्शित है। जो एक्स वाई है ये एक्स हो गया, ये वाई है। गोलीय दर्पण के सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही द्वारा कहलाती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन सारी हो गई, यहाँ पे एक डायग्राम बना लिया तो सारा चीज़ हो गया एक ही बार में। अब ये ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के ठीक मध्य के बिंदु को जिसे P से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण के ठीक मध्य के बिंदु को इसे P से दर्शाते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि जैसे जो डेफिनेशन है उनके साथ एक डायग्राम बना लो, तो आपको बस समझने के लिए वो इनफ रहेगा। बार बार हर एक डेफिनेशन के लिए अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो स्पेस जाएगा, प्लस आपको बार बार पेजेस पलटने पड़ेंगे, साथ में आपका टाइम जाएगा, है ना। तो एक ही डायग्राम बनाओ, सारे डेफिनेशन उसी पे आप देख लो। देन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब रचना के लिए जो अलग अलग होती हैं, जैसे मुख्य अक्ष के जब समानांतर जाएगी तो वो पहले फोकस से गुजरेगी, है ना, और जो जब कभी फोकस से आती है तो वो समानांतर होकर जाती है। सारे नियम्स आपको पता होंगे, तो बस आपको एक एक रूल्स लिखने हैं और डायग्राम बनाते जाने हैं। ये देखो मैंने वही किया है। और यहाँ पे चार्ट फॉर्म जो है, ये चार्ट फॉर्म करो आप तो सबसे अच्छा रहता है। सोल्यूशन में चार्ट फॉर्म होता है ना, वैसे नोट्स में। तो आपको बस एक बार के लिए देखना होगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा उसकी स्थिति कहाँ पे होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसकी आकृति कैसे होगी, है ना। ऐसे ये सारे, और ये सारे आपने एक बार में चार्ट बना लिया और ये सारे आपने डायग्राम्स लिख दिए। देन उसके बाद दूरी मापने हेतु जो परिपाटी होती है, कि जैसे आप जो अक्ष होता है उसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे, दाएं जाएंगे दाएं में पॉजिटिव और विपरीत में नेगेटिव, ऊपर नीचे ये सारा हो गया। ये सारा तो आपको पता ही होगा। और फॉर्मूला लिख लिया, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है। तो ये आपने एक फार्मूला लिख लिया। एक ये फार्मूला जो दर्पण सूत्र होता है मिरर इमेज का, वो लिख लिया। फिर रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी इमेज एंड वस्तु की लंबाई यानी जो ये O, तो I/O ये हो गया रेखीय आवर्धन। ये सारे मतलब जो भी आपको लगे कि हाँ इससे आप सिलेबस को रखना है साथ में। और मतलब सिलेबस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिलेबस रखिए मेंस का, और फिर नोट्स बनाते जाइए कि कौन कौन से, और उसमें बहुत एकदम बस जो मेन हेडलाइंस हैं उसको बनाइए और कुछ नहीं। उत्तल दर्पण के उपयोग लिख लिए हमने 5-6। अब देखिए यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने ये स्पेस छोड़ा हुआ है। आपको लग रहा होगा क्यों छोड़ा है, क्योंकि मुझे अभी 2 से 3 ही मिल पाए हैं यूजेस उत्तल दर्पण के। और अभी मैं जैसे एक बार मैं रिवीजन करूँगी जिस भी सोर्स से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, उसके बाद अगर मुझे टाइम लगा तो मैं नेक्स्ट बुक पढ़ूँगी और वहाँ से अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा यूज मिला उत्तल दर्पण का तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। ऐसे ही मैंने अवतल दर्पण के उपयोग लिखे हैं और जो अगर मुझे मिले तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। एंड ये लास्ट है फैक्ट, कुछ जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। चलो ठीक है, तो लूसेंट में भी मिल जाएगा। और मैंने इतना स्पेस छोड़ दिया है दर्पण के लिए, है ना, मिरर्स के लिए इतना इमेज पेजेज इतना स्पेस छोड़ दिया है कि अगर मुझे कुछ फैक्ट कहीं से मिल गया या फिर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया तो यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी, वैल्यू ऐड कर लूँगी, है ना। और नेक्स्ट फिर प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन वगैरह वगैरह आएगा। परावर्तन हमने पढ़ लिया, अब अपवर्तन आएगा यहाँ पे। तो अब मैं आपको ये तो मैंने आपको बस एग्जाम्पल बताना तो बता दिया, ऐसे नोट्स। तो बस आपको ऐसे ही करते जाना है सारे। ये फिजिक्स हो गया, ऐसे ही बायो का मैं एक दिन लेके आऊँगी, फिर किसी दिन केमिस्ट्री का लेके आऊँगी। तो मतलब सबसे पहले आप टारगेट यही रखिए कि पेपर 3 के नोट्स यूनिट वाइज कंप्लीट होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट मिड अक्टूबर या फिर पूरा लास्ट अक्टूबर तक तो कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि अभी जो कोर्ट केस चल रहा है तो आई थिंक अक्टूबर में रिजल्ट आएगा हमारा प्रीलिम्स का, और उसके 90 डेज़ बाद ही हमारा मेंस होगा। तो नवंबर में तो होना नहीं है, आई डोंट थिंक कि नवंबर में होगा, तो जनवरी या फेब में जाएगा। तो आप अक्टूबर तक पेपर 3 के नोट्स बना के रखिए। और ऐसा तो है नहीं कि आप बस नोट्स बना रहे लिख रहे हैं, तो साथ में पढ़ भी तो रहे हैं, तभी तो नोट्स बन रहे हैं ना। तो बस आपका पेपर 3 अगर कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए कि आप
मेंस की 50% तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सबने पढ़ रखी है, बट पेपर थर्ड में रियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और तो बस यही है। और अगर आपको कुछ और ज़रूरत लगे, कुछ ऐसा लगे कि और कुछ चाहिए नोट्स से या फिर कुछ भी रिलेटेड बुक्स जो भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।